उत्तर प्रदेश की एक जालसाज महिला ने मध्य प्रदेश पुलिस के एक सूबेदार को किस तरह जाल में फंसाया, ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी इस महिला की बातों में आ गए और अपने ही सूबेदार के खिलाफ किस तरह उन्होंने बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया। ये जो पूरा मामला सामने अब उजागर हुआ है तो बहुत चौंकाने वाली जानकारियां हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का ये जो मामला है ये निश्चित तौर पे अपराध जगत की केस स्टडी बनने जा रहा है और ये मामला है सीधी जिले का। सीधी में जो यातायात विभाग में सूबेदार हैं उनका नाम है भागवत प्रसाद पांडे। और भागवत प्रसाद पांडे इसलिए पॉपुलर हैं, इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके जो वीडियो हैं, मजाकिया वीडियो, शिक्षाप्रद वीडियो, किस तरह से वो जो वीडियो बना के यूट्यूब पर डालते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके यूट्यूब चैनल पर 10,20,000 सब्सक्राइबर हैं और लगभग 41 करोड़ लोग उनके ये वीडियो देख चुके हैं। निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता को बनाने के लिए जो उत्तर प्रदेश भदोही की एक जो महिला है, किस तरह वो मध्य प्रदेश आती है, किस तरह वो इनको फंसाती है। आपको पता है, हमने 2 दिन पहले एक वीडियो चलाया था जिसमें हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के सूबेदार के खिलाफ बलात्कार का मामला। इस महिला ने उस सूबेदार से लगातार कहा कि आप मुझसे शादी करो, मुझसे फिजिकल रिलेशन बनाओ, वरना मैं आपको फंसा दूंगी। और यही हुआ कि वो पिछले लंबे समय से लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाती रही और जब तक रीवा में मेला थाने में एफआईआर नहीं हो गई तब तक वो अधिकारियों के चक्कर लगाती रही। अब मैं ये विस्तार से ये किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक महिला है, हम उसका नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन इस महिला ने 2020 में भदोही के जो विधायक हैं उन पर बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया था। इसके अलावा विधायक परिवार के 6-7 लोगों पर ऐसा प्रकरण दर्ज कराया था। क्या किस तरह से उस समय ये महिला खुद कैमरे पर आकर विधायक और उनके परिवार पे आरोप लगाती थी। पहले वो वीडियो हमें कहीं से प्राप्त हुआ है, उस वीडियो को सुनिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ। स्पीकर से मैं इसलिए मिलने आई थी क्योंकि यहाँ के विधायक जो है रविंद्र त्रिपाठी, संदीप तिवारी, उनका जो भतीजा है, उन्होंने मेरे साथ शादी का झांसा देकर 6 साल तक मेरा शोषण किया। शारीरिक संबंध बना के उन्होंने मेरे साथ रखा था। जब मैंने शादी का बहुत जोर जबरदस्ती किया तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर जो है कि परेशान किया, नहीं कि मना किया। इस तरह से करते करते उन्होंने इतना तंग कर दिया कि मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ा है। और जो चूँकि मेरी शादी 1998 में ही हो गई थी, तो मेरे पति की मृत्यु 2007 में हो गई थी। उसके दरमियान मैं 7 साल तक अपने ससुराल में ही रही, पति की मृत्यु के बाद भी। लेकिन मृत्यु के बाद फिर जब मैं एक बार बॉम्बे अपने मायके जा रही थी पगफेरे के लिए, उसी दरमियान संदीप तिवारी से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई। मेरे सामने की बर्थ पर वो भी बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने अपना नंबर दिया, मुझसे बातचीत की और उसी दरमियान उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और मैं बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ अपने चाचा चाची के साथ। तो हमारा इसी तरह सिलसिला बातों का चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, शादी का प्रस्ताव भी रखा मुझे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा। 2 साल इसी तरह बातचीत चलती रही और उसके बाद फिर मैं वहाँ से यहाँ आई बनारस अपने ससुराल। यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे कैंट स्टेशन पे बुलाया ज़बरदस्ती कि नहीं आ पाओ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे इन्होंने विष्णुप्रिया होटल में पहले से ही होटल बुक करके रखा था कमरा। वहाँ आने के बाद इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जो कि मैंने मना किया कि मुझे अभी ये सब चीज़ नहीं करना है, जो भी करें आप शादी की बात करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना, मुझे जोर ज़बरदस्ती किया। मैं बहुत रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माने नहीं वो। इसी तरह फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर वो बॉम्बे चले गए, मैं भी चली आई बॉम्बे। वहाँ आने के बाद फिर सहारा होटल में हमारा फिर से फिजिकल रिलेशन इसी तरह बनता रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, उसी दरमियान फिर मुझे संदीप अपने साथ लेकर यहाँ आए भदोही और उन्होंने ग्लोरी होटल में स्टे किया। वहाँ पर मैं कम से कम 30 दिन थी। जैसे 5 दिन रहना फिर वापस बनारस आना, ये इसी तरह सिलसिला 30 दिन करा। उसी दरमियान ये रविंद्र त्रिपाठी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, नितेश तिवारी, प्रकाश तिवारी, ये सभी लोग ग्लोरी होटल में एक दिन छोड़ के सभी लोग आते थे और मेरे साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरा बलात्कार किया है। इस चीज़ की जानकारी मैंने संदीप तिवारी को दी। मैंने कहा कि देखिए ऐसी सी बात है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं शादी तुमसे नहीं कर पाऊँगा। मैंने बहुत समझा लेकिन वो माने नहीं। फिर यहाँ से मुझे लेकर वो बॉम्बे चले गए। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया उसके बाद हम दोनों बॉम्बे चले गए। वहाँ जाने के बाद भी फिर यही सिलसिला चलता रहा, फिजिकल रिलेशन हम लोगों का कंटिन्यू रहा।
और उसके बाद जब मैंने शादी के प्रेशर डाला तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, क्योंकि कल 9 तारीख था। कल भी मैंने फ़ोन करके उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप कब करेंगे? 6 साल हो गया हमारे रिलेशन को, बट आप कब करेंगे शादी? उन्होंने कहा कि मैं भी आपसे शादी नहीं करूँगा और ना ही करने का सवाल ही उठता है, मैं करूँगा ही नहीं शादी। अगर आप ज़्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। ये जो आप बता रही हैं ग्लोरी होटल का मामला, जिसमें विधायक और उनके परिवार के अन्य लोगों का नाम है, ये कब का मामला है? ये 2017 का बात है। अच्छा, उस समय जब बारी बारी से पूरे परिवार के लोग आए आपके साथ इस तरीके से किए, तो फिर बहुत लंबा समय बीत गया, इतना लंबा समय फिर आप? मैं उसी टाइम एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन संदीप तिवारी ने ये मुझसे कह के मना किया कि अगर आप परिवार के खिलाफ जाओगी तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तो आपने सुना किस तरह अपना मुंह ढककर ये महिला कैमरे के सामने आकर आरोप लगा रही है कि वहां के विधायक ने मेरे साथ गलत काम किया, उनके परिजनों ने, उनके भतीजे ने, एक एक करके 6-7 लोगों को उसने उलझाया और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। ये एफआईआर दर्ज हुई थी उत्तर प्रदेश के भदोही थाने में। और उसके बाद आप जानकर आश्चर्य करेंगे, चर्चाएं बहुत है कि करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। एक बहुत बड़ी गैंग इस महिला के साथ काम कर रही है और वहां से एक बड़ी लेन देन करने के बाद इस महिला ने लिख के दे दिया कि उसे पता ही नहीं है कि एफआईआर किसने कराई। उसने जो एफिडेविट थाने में दिया है, अब हम वो एफिडेविट दिखाते हैं। उसमें साफ लिखा है कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती मेरे से साइन करा लिए थे, राजनीतिक विरोधियों ने मुझे मोहरा बनाकर ऐसा करा लिया, जबकि इस परिवार ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। आप स्क्रीन पर देखिए उस महिला का एफिडेविट, किस तरह वहां एक सौदेबाजी हुई और उसके बाद एफिडेविट देकर उन तमाम सारे लोगों को उसने क्लीन चिट दी। देखिए आप ये एफिडेविट। अब आपने एफिडेविट देखा, यही महिला मध्य प्रदेश में अब एंट्री करती है और इसकी एंट्री जब मध्य प्रदेश में होती है तो चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद उसको मिलते हैं मध्य प्रदेश के चुलबुल पांडे। मैं चुलबुल पांडे इसलिए बोल रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश के सबसे सक्रिय, सबसे एक्टिव सूबेदार हैं जो इस समय सिधी में यातायात में तैनात हैं। नाम है भगवत प्रसाद पांडे। इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, भागवत प्रसाद पांडे नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पे इस कदर वो सक्रिय हैं कि 10 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, 41 करोड़ लोग उनको देख चुके हैं। आप सोचिए कि कितना लोकप्रिय व्यक्तित्व है। और उसके बाद में ये महिला इस पर डोरे डालती है, पहले बीमारी के नाम से दोस्ती करती है। वो एक एक करके उनने 4 फोन उनके ब्लॉक कर दिए। इस महिला के 4 नंबर ये सूबेदार ब्लॉक कर चुके। इसके बाद भी ये महिला लगातार उनको सीधा सीधा ऑफर करती है कि मैं आपसे फिजिकल रिलेशन में आना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप महीने में एक बार मुझसे मिलिए। हम एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, जो चुलबुल पांडे यानी कि हमारे भगवती प्रसाद पांडे और महिला के बीच का, हम इस ऑडियो की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑडियो हम तक पहुंचा है इन दोनों के बीच का, क्योंकि यही ऑडियो उन्होंने सबूत के रूप में लगाया है। आप इस ऑडियो को सुनिए, किस तरह टेलीफोन पे दोनों के बीच बात हो रही है। पांडे जी लगातार कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश हूं, मुझे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है। पर यह महिला लगातार धमकी दे रही है, या तो आप मेरे से साथ रिलेशन में आइए वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। सुनिए एक ऑडियो, हम कुछ सुना रहे हैं क्योंकि ऑडियो हमारे पास 2 हैं, बड़े बड़े पार्ट हैं इसके। हम उसके छोटे छोटे आपको एक अंश सुना रहे हैं उस ऑडियो को। फिर से मैं कह रहा हूं कि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये जो ऑडियो हमारे तक आया है वो हम आपको सुनवाते हैं। हाँ बताओ। मैं करने वाली नहीं हूँ, बार बार उसी चीज के लिए पूछ के कोई मतलब नहीं है। क्या बोल के भी मतलब नहीं। वो शादी करिए मत मुझसे, वो होने वाला नहीं है मेरा किसी और से। तो नहीं होगा तो कौन सा मेरे से हुआ जा रहा है? क्या? तो कौन से मेरे से हुआ जा रहा है? मेरे से शादी थोड़ी हो सकती है तुम्हारी। होगी। अरे यार ऐसी बातें करके देखो, मेरा मेंटल लेवल मत खराब किया करो तुम। तुमको प्यार से हर चीज से समझा दिया, बता दिया, तुमको समझ में नहीं आता है। होगी। हाँ, तो तुमको नहीं चाहिए दोस्त के रूप में मैं नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए तो बता दो। क्या तुम ये हबसी बातें मेरे से मत किया करो। मैं शादी और विवाह और ये सब चीजें मैंने बता दिया। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। तुमको एक दोस्त की तरह रखना हो मुझे तो ठीक है, नहीं रखना हो तो बात बंद करो। तुम मेरी तबीयत खराब है। तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूँ? कुछ भी बोलती हो। ये बातों से ना मेरा बहुत अंदर तकलीफ होने लगता है। तुमसे ज्यादा तकलीफ में मैं हूँ, मैं ज्यादा परेशान हूँ। तुम परेशान कर रहे हो मुझे। जबरदस्ती की बातें मत करो। जिस दिन मेरा फोन नहीं आया ना तो उस दिन समझ लीजिएगा। कहाँ समझ लीजिएगा? समझ लीजिएगा, फालतू की बातें करती रहती हो।
वही बोली, जब मना करता है ना कि कोई कदम मत उठाना, तो बस उसी दिन समझ लो, जिस दिन मेरा दिन भर में फोन नहीं आया, उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन आपको फोन नहीं आएगा। ये सब फालतू की बातें तुम फालतू की बातें मत किया करो मेरे से। मैं बता रहा हूँ तुमको, 100 बार समझा दिया मैंने। ढंग से तुमको दिक्कत क्या है यार? मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी नहीं है क्या? प्यार करती हूँ, प्यार मेरा करती भी हूँ। बस लेवल खत्म ही हो रहा है बर्दाश्त करने का, बर्दाश्त करने का। क्योंकि मैं भी 6 महीने समझा के मैं भी दिन रात मरी जा रही हूँ। अरे तुम्हारे समझाने से क्या होता है भाई? मुझे नहीं है प्यार, मुझे नहीं करनी शादी। तुम्हारे समझाने से क्या? तुम्हें प्यार है, तुम जानो तुम्हारी प्रॉब्लम है ये। ऐसे थोड़ी होता है दुनिया में, जब दो लोग राजी होते हैं तब ना होती हैं चीजें। मुझे नहीं चाहिए, मेरा परिवार है, फैमिली है, सब चीजें हैं मेरी। बोलो। अगर मैं फिजिकल हो जाऊंगी तो? मतलब? हेलो। हाँ बोलो, अब बोलो, मैं किनारे आ जाऊँ। क्या? अगर मैं आपके साथ फिजिकल हो जाऊं तब? भैया मेरे, जब मैं होऊंगा फिजिकल तब ना तुम होगी। मेरी मर्जी के बिना कैसे हो जाओगी तुम? तो आपने इस ऑडियो को सुना। हमारे पास खबर यह भी आ रही है कि इस बात की जानकारी जब भागवत प्रसाद पांडे जी की पत्नी को लगी तो उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि इस महिला से मुझे और मेरे परिवार को बचाया जाए, और हाईकोर्ट ने बाकायदा सीधी पुलिस अधीक्षक को इस बात के निर्देश दिए हैं कि इनके परिवार की सुरक्षा की जाए। बड़ी बात यह है कि यह महिला लगातार थाने में लिख के देती रही कि भगवत प्रसाद पांडे ने उसके साथ में गलत काम किया है, शादी का झांसा देकर किया है, और उसके बाद वो शादी नहीं कर रहे हैं। जबकि पांडे जी की ऑडियो पहले से ही है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं आपसे किसी प्रकार का संबंध बनाना नहीं चाहता हूं, मैं किसी प्रकार आपके साथ में रिलेशन में नहीं आना चाहता हूं। जब हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया तो सीधी पुलिस अधीक्षक ने इस महिला के बार बार आवेदन के आने के बाद भी अपने सूबेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सीधी पुलिस अधीक्षक जानते थे कि ये जो इतना भी ये शिकायतें आ रही हैं झूठी हैं, ये महिला कहीं ना कहीं ब्लैकमेलर है। तमाम सारे दस्तावेज उनके पास पहुंच चुके थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ये महिला सीधी की बजाय रीवा आईजी के पास पहुंचती है, वेंकटेश्वर के पास, और वेंकटेश्वर इस महिला की बात सुनते ही बगैर किसी उसके अपने ही सूबेदार के खिलाफ रीवा के महिला थाने में 0 पर बलात्कार का प्रकरण दर्ज करा देते हैं। अभी 4 दिन पहले बगैर किसी जांच के सूबेदार के खिलाफ, जो सूबेदार सीधी में तैनात है, घटना सीधी की बताई जा रही है, लेकिन आईजी रीवा ने ये एफआईआर महिला थाने रीवा में करा दी। आप सोचिए एक पुलिस वाले का कैरियर किस तरह से चौपट हुआ। वो व्यक्ति 4 दिन से फरार है, वो अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट और हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस अपने अधिकारी के साथ खड़े होने के बजाय उस एफआईआर के साथ खड़े हैं। जबकि अब जो कागज आ रहे हैं, अब जो जानकारियां आ रही हैं, अब जो दस्तावेज आ रहे हैं, अब जो प्रमाण आ रहे हैं, वो इस तरह के आ रहे हैं कि जिस महिला ने सूबेदार के खिलाफ आरोप लगाए हैं वो आदतन इस तरह के आरोप लगाने की आदी है। यह भी बताया है कि उसने भदोई के विधायक ने इसके अलावा भी कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया है, उसके साथ एक कोई बड़ी गैंग काम कर रही है, ये छोटे बेटे नहीं करोड़ों रुपए में सौदेबाजी कर रही है। इस तरह से महिला यदि ब्लैकमेल करेंगी और वो भी पुलिस विभाग के अधिकारी को ब्लैकमेल करेंगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से कानून का राज स्थापित हो पाएगा, पुलिस के अधिकारी किस तरह से काम कर पाएंगे। ये जो सूचना यदि हमारे पास सत्य है, हम किसी भी वीडियो की, किसी भी ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं उन सूचनाओं को हम अपने पाठक तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो दस्तावेज आज हमारे पास हैं वो पुलिस के अधिकारी हमसे मांगे, हम देने को तैयार हैं। हमारे पास में उस महिला का पुराना वीडियो है, उस महिला के तमाम सारे ऑडियो हैं, उसके एफिडेविट हैं, उसके ऐसे तमाम आधार कार्ड और ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें उसने काफी हेर फेर किया हुआ है, अपनी उम्र को 1985 से 1995 बताया है। ये तमाम सारे कागज हमारे पास हैं, यदि वो जांच करना चाहें तो वो हमसे ले सकते हैं। हमें भी हमारे सूत्रों के जरिए ये सारे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से ये जरूर कहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। आपका एक बहुत ही लोकप्रिय पुलिस अधिकारी इस समय दांव पे लग गया है। यदि इस तरह से कोई भी महिला झूठी शिकायतें कराती रहेंगी, ब्लैकमेल के लिए यदि अधिकारियों को यदि ब्लैकमेल करती रहेंगी तो निश्चित तौर पे हमारे विभाग की छवि खराब होगी, मध्य प्रदेश की छवि खराब होगी। यदि महिला गलत है तो उसे सजा मिलना चाहिए, और यदि पुलिस अधिकारी गलत है तो उसे सजा मिलना चाहिए। हम किसी के पक्ष में नहीं है,
हम तो सच्चाई के साथ हैं। जो सूचना आज हमारे पास आई हमने आपके साथ शेयर की है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।